हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे और अपनी क्लासेस को भी इंजॉय कर रहे होंगे। नए नए है ना, क्लास 11th में आए हो। ठीक है, बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। और फाइनली आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आपको नॉन मेडिकल लेनी है ना, तो और भी बहुत बढ़िया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर जिसने डिसाइड कर लिया है भाई मेरे को तो इंजीनियर बनना है, ठीक है, मेरे को साइंटिस्ट की लाइन में जाना है, मेरे को डीआरडीओ या इसरो को ज्वाइन करना है, इन सब चीज़ों के बारे में तो बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, आपने बहुत से बच्चों से एक स्टेप आगे हो कि आप डिसाइड कर चुके हो। ठीक है, तो आज हम यही जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं हमारी नॉन मेडिकल की। ठीक है, जिसमें आपको टाइम टेबल आपका पता ही है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे पोस्ट में भी ये डला हुआ है टाइम टेबल, इसको दीवार से चिपका लेना। पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। और वो भी कभी अभी कुछ बच्चों को ऐसा भी डाउट होगा, सर यहाँ पे तो सिर्फ सीबीएसई ही कराएंगे। नहीं भैया, सीबीएसई भी होगा, जेई भी होगा। इतने क्वेश्चंस हम करेंगे, मींस जेई मेंस के एडवांस के सब क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, कई बार लोगों पे आपको दिख जाता है कि लिखा हुआ है 9 से 12 सीबीएसई। नहीं, सीबीएसई नहीं होगा सिर्फ। ठीक है, क्योंकि सबको पता है सीबीएसई करने से किसी का कोई भला होने नहीं वाला। अल्टीमेटली आपको कंपटीशन फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, टाइमिंग क्लासेस की 10 बजे, एक 9 बजे। ठीक है, सुबह के 10 बजे और रात के 9 बजे। एक क्लास सुबह आएगी, एक क्लास शाम को आएगी। क्लास कभी भी हो सकती है, कोशिश करेंगे जिस दिन मैथ की क्लास है पहले तो वो पहले मैथ ही हो। ठीक है, जैसे आपकी आज सुबह आपने मैथ्स वाली क्लास देख भी ली होगी, हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया है, सेट्स। तो पहला सेशन था, छोटा लिया था, आधे घंटे की क्लास थी। लेकिन रेगुलर क्लासेस जो आपकी होंगी वो आपकी लगभग 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा के आसपास रहने वाली है, क्योंकि उसके बिना कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं होते। इतना टाइम हमें चाहिए होता है क्योंकि क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा करने हैं। अब कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है कि सर 10 बजे वाली क्लास हम कैसे लगाएंगे, हम तो स्कूल जाते हैं। सीबीएसई ने 75% वाली मैंडेटरी कर रखी है अटेंडेंस, है ना। डमी स्कूल पे एडमिशन, वो भी पंगा पड़ रहा है अब डमी एडमिशन पे, है ना। तो इन सब चीज़ों की सिंपल सी मैं बात कह रहा हूँ भैया, आप रिकॉर्डेड देख लो। क्योंकि मैं जब पढ़ाने जा ही रहा हूँ सारा कुछ ऐसे पढ़ाऊँगा कि कोई बच्चे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कोई आप लाइव देख रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो। बल्कि जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं ना, वो रिकॉर्डेड सेशन ही देखते हैं अपना 1.5 की स्पीड पे करके। और बाद में नोट्स, नोट्स की इम्पोर्टेंट चीज़ भैया, पीडीएफ आपको मिलनी ही है। ठीक है ना, क्लास नोट्स जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उन सब की आपको पीडीएफ मिलेगी। तो आप बाद में जाके नोट्स अपने कॉपी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। उनको प्रिंट करवाना है प्रिंट मत करवाना, लेकिन अपनी नोट्स अच्छे से बनाना। ठीक है, बाद में उनको यहाँ पे कैसा रहेगा कि आप एक रफ नोटबुक लेके बैठो, साथ साथ समझो इसको। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो वीडियो को बैक कर लो भाई। ठीक है, अगर रिकॉर्डेड सेशन में देख रहे हो, प्रीमियर में देख रहे हो, प्रीमियम देख रहे हो साथ साथ, तो रिकॉर्ड देखो, आप बैक नहीं जा पाओगे। लेकिन रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आपको बैक जाओ। एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको फाइनली समझ आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से उठाने वाले हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को लगता है कि अभी तक उसकी साइंस वीक थी, ठीक है, उसको इतने अच्छे से फिजिक्स उसने नहीं पढ़ी है, केमिस्ट्री उसने नहीं पढ़ी है, तो ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल देना। ये सोचना कि 11th आपकी बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होने वाली है, बिल्कुल बेसिक ABCD। ठीक है, वैसे हम स्टार्ट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहना। सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है, डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन रहोगे, ठीक है, ये आपको बना के रखना है। साथ साथ लेक्चर देखो भैया, पूरा शेड्यूल देख लो, आपके सामने बना हुआ है, ये टाइम टेबल आपके सामने लिखा हुआ है, तो सोच समझ के ही लिखा है हमने। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो प्लीज़, और एक ही चीज़ है, आपसे कोई फ़ीस नहीं डिमांड की जा रही, लेकिन आपको ये सेशंस को शेयर ज़रूर करना है, बच्चों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है, ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ सकें। और देखो, आपसे कोई फ़ीस नहीं है, तो हमारी भी टीम की एक जो सैलरी होती है वो जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे या शेयर करोगे, वो हमें यूट्यूब से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो आपका काम है शेयर करना, ताकि अच्छे बच्चे तक ये पहुंच भी सके और आपका भी फ़ायदा हो और हमारी टीम का खर्चा भी निकल जाए जो इतनी मेहनत कर रही है इन चीज़ों पे। ओके बेटा, तो फिज़िक्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन है फिज़िक्स की, फ़िज़िक्स क्या होता है, और हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। और इसके साथ एक पार्ट आता है बेटा मेजरमेंट का। ठीक है, इसके साथ एक पार्ट आता है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या होती है,
सीबीएसई से ये पार्ट डिलीट हो चुका है, ठीक है। एरर्स वाला टॉपिक आते हैं इसमें, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये पार्ट डिलीट हो चुका है। बट क्या हम करेंगे? बिल्कुल करेंगे भैया, हमने तो जेई तक का करना है तो हम करेंगे। तो जो बच्चा सिर्फ सीबीएसई के लिए है वो अपना यूनिट्स और डायमेंशन तक करे, उसके बाद वाला मेजरमेंट वाला पार्ट वो आप छोड़ देंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ जो स्पेसिफिक टॉपिक हैं जो सिर्फ जेई के ही होंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा कि भैया ऐसा कुछ स्कूल में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी क्लास करने में। क्लियर है अब चीज़ें? अब डाउट क्लियर हो गया होगा कि सीबीएसई का कैसे होगा और जेई का कैसे होगा। ये दोनों होंगे, बड़े मज़े से होंगे, ठीक है। और सीबीएसई वाले बच्चे भी जब आप जेई के क्वेश्चन करने लगोगे आपको पता भी नहीं चलेगा आप जेई के क्वेश्चन सोल्व कर चुके होगे, ठीक है। और मज़ा भी आपको तभी आएगा भाई सीबीएसई पढ़ने में भी, कुछ समझने में तो जब आएगा ना जब न्यूमेरिकल करोगे। तो चलो अब थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फिज़िक्स होती क्या है? फिज़िक्स है ना, देखो जो आपके पास जितने भी नेचुरल फिनोमेनास हो रहे हैं, ठीक है, नेचुरल फिनोमेनास या आप मशीनरी से जो भी करा रहे हो, ठीक है। कैसे? भैया बारिश हो रही है, ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है ना। बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, ये भी नेचुरल फिनोमेना है। आप चल रहे हो, ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट से आप क्या कर रहे हो? चल रहे हो, उसमें भी कहीं ना कहीं फिजिक्स लग रही है। आप जिस स्क्रीन पे ये देख रहे हो उसको बिल्टअप करने में भी साइंस चाहिए। फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स का कुछ ना कुछ रोल है एल्गोरिदम्स बनने में। गेम आप खेलते हो, ठीक है ना, BGMI पता नहीं क्या क्या, पबजी वगैरह जो भी आप खेलते हो, तो भैया उनमें भी क्या है? फिजिक्स लगी हुई है, तभी तो वो वहाँ पे भी कैरेक्टर मूव कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, शूट कर रहे हैं, गोलियाँ अच्छे से चल रही हैं। तो सब में क्या है? आपकी फ़िज़िक्स तो कहीं ना कहीं लग रही है। जो भी अगर आपको कुछ बड़ा करना है लाइफ में, फ़िज़िक्स और मैथ, ये दो चीज़ें तो चाहिएगी, मैथ तो ज़रूर चाहिएगा। तो ये आपके सामने ये सर्कुलर वाइट सर्कल्स क्या बने हुए हैं, ये फिज़िक्स की ना कुछ ब्रांचेज़ हैं मोटा मोटे तौर पे, ठीक है। फिज़िक्स की ये कुछ ब्रांचेज़ हैं, जैसे मैकेनिक्स हो गई। अब मैकेनिक्स में आपने क्या पढ़ा होगा? मैकेनिक्स में जैसे आपने मोशन चैप्टर पढ़ा था क्लास 9th के अंदर, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, उससे अगला चैप्टर 3 लॉ होते थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जिसमें एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ, ये तो याद होगा सबको। ये किसका पार्ट है? ये मैकेनिक्स का पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स में हीट के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हीट की जो ब्रांच है, जिसमें फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम हीट से, ठीक है, अपना डिस्कशन करते हैं। हीट कैसे इफ़ेक्ट करती है हमारी लाइफ को, इसके क्या क्या रोल्स रहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं। जैसे आपके रूम में एसी लगा हुआ है, तो वो भी एक किसके अंदर आएगा? वो थर्मोडायनेमिक्स की एक ब्रांच का ही रोल है। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाने में ब्लास्ट हो रहे हैं इंजन के अंदर, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर, या आपने एनिमेशंस देखी होंगी टीवी पे एड्स में, जब वो गल्फ की ऐड आती है ऑयल की, इंजन ऑयल्स की, है ना, वहाँ सब में वो ब्रांच कौन सी है? आपकी थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच है। वेव्स के लिए आपने बेटा एक चैप्टर पढ़ा था साउंड, ठीक है ना। साउंड वेव की फॉर्म में क्या करता है? ट्रैवल करता है। लाइट, चलो लाइट वाला नहीं, साउंड आपने जो चैप्टर पढ़ा है वो भी क्या है? वेव की फॉर्म में आएगा। ऐसे ही यहाँ पे और भी वेव्स के बारे में आप पढ़ोगे। मॉडर्न फिज़िक्स ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसका नाम इसीलिए है कि ये 100-150 साल पहले ही बनाई गई है। बाकी ये जो पार्ट आता है जो अभी लिखा हुआ है हमने मॉडर्न फिज़िक्स के अलावा, इसको क्लासिकल फिज़िक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। मॉडर्न फिज़िक्स में आप क्या पढ़ते हो? मॉडर्न फिज़िक्स में आपने रिएक्शंस सुनी होंगी, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं हमारी, न्यूक्लियर बॉम्ब, है ना, ये सब चीज़ें तो सुना ही होगा। तो ऐसी चीज़ें हम मॉडर्न फिज़िक्स में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स वो ब्रांच है बेटा जिसमें आप लाइट के बारे में स्टडी करोगे, ठीक है। लाइट चैप्टर क्लास 10th में पढ़ा था ना, वही ब्रांच आपकी क्या है? अब आगे ऑप्टिक्स आ जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो चीज़ें आ जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका 10th का चैप्टर था एक इलेक्ट्रिसिटी, और उससे अगले वाला चैप्टर था मैग्नेटिज्म। इन दोनों के चैप्टर्स आ जाएंगे। ये बिजली कैसे चल रही है वायर्स में, कैसे करंट बनता है, कैसे मैग्नेट्स काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे काम करते हैं। तो ये कुछ पार्ट हैं आपके फिज़िक्स के। इसमें सारा का सारा आप क्लास 11th में पढ़ोगे नहीं, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है,
ठीक है, जिसको हम ग्रीन कलर से कर रहे हैं, ये पार्ट आपका 11th का है, ये पार्ट आपका, बाकी का जो पार्ट रह गया, ठीक है, ये पिंक वाली शेड वाला, ये क्या है आपका 12th का पार्ट है। इस फिज़िक्स को आप 12th में जाके पढ़ोगे। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस हो गया क्लास 11th और क्लास 12th की फ़िज़िक्स का। इतनी सी चीज़ आपने पढ़नी है, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन की फ़िज़िक्स क्या है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा जान के कि कैसे कैसे काम कर रही है, कहाँ कहाँ पे हमारी फ़िज़िक्स काम कर रही है। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो अब देखो, यूनिट्स एंड डायमेंशन में पहली हेडिंग लिखी हुई है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। कोई बच्चे को ध्यान है, किसी बच्चे को, कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? देखो, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप मेजर कर सको, ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड, एनी पैरामीटर विच कैन बी मेजर्ड, जिसको आप माप सकते हो। कैसे मापोगे? अब कोई भी चीज़ अगर आपको माननी है, मापनी है, मान लो यार ये आपने ना एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, मैं कहता हूँ आप इसकी लेंथ बताओ मेरे को, ये वाली लेंथ कितनी है, ठीक है, ये वाली साइड कितनी है। अगर स्क्वायर है तो चलो सारी साइड्स इक्वली होंगी, तो आप क्या करोगे? आप रूलर उठाओगे, है ना, या स्केल बोलोगे, स्केल उठाओगे, इस एंड पे रखा और इस एंड पे रखा, उसके ऊपर क्या होंगी? रीडिंग्स होंगी, है ना। तो ऐसे करके आप मेजर कर पाओगे। तो मेजर करने के लिए आपको किसकी हेल्प लगी? स्केल की हेल्प लगी। अब इसे, जिस चीज़ से हम मेजर करते हैं उन्हें बोला जाता है फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, विच, ठीक है। और जिस चीज़ को आपने मेजर किया है वो क्या है? आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। आपने रूलर की हेल्प से, आपने स्केल की हेल्प से यहाँ पे लेंथ को मेजर किया है, ठीक है बच्चा। आपने स्केल की हेल्प से इस लेंथ को मेजर किया है। जिस चीज़ को मेजर किया जाता है वो क्या होती है? हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। मीन्स लेंथ यहाँ पे हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, और जिस चीज़ से मेजर किया जाता है उसे हम बोलते हैं फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी? विच कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एनी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, बाय यूजिंग एनी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके अगर आप किसी चीज़ को मेजर कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे लेंथ का एग्जांपल लिया आपने, लेंथ को किससे मेजर किया? स्केल से या रूलर से, मीटर स्केल भी बोल देते हैं, सब कुछ एक ही बात है। टाइम, आपने घड़ी पहनी होगी हाथ में, है ना, टाइम मेजर करते हो। कोई भी पूछता है टाइम क्या, आप अपनी स्मार्ट वॉच से देख के बता देते हो, या आजकल तो मोबाइल से भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर मोबाइल को भी साइड हटाएं तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है हमारे पास टाइम मेजर करने का? वॉच होती है ना। तो वॉच क्या हो गया? हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट हो गया। क्या चीज़ हमने मेजर की? टाइम मेजर किया। तो टाइम क्या हो गया? हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। मास, या अभी वेट बोलो या मास बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अभी के लिए मैं लिख देता हूँ वेट, और यहाँ पे हम स्टार मार्क कर देते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ना यार बड़ा पंगा होता है कि वीडियो बना के डाल देते हैं वो कि सर तो गलत पढ़ा रहे हैं। अभी के लिए वेट और मास मैं एक ही मान रहा हूँ, आगे चल के हम देखेंगे कि वेट क्या होता है और मास क्या होता है। ओके बेटा। तो अगर हम बात करें मास या वेट की, आपका कुछ ना कुछ वेट है, 45, 60, 65, कुछ ना कुछ तो है। कैसे आपने मेजर किया? भैया वेइंग मशीन पे खड़े होके, है ना। तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है? वेइंग मशीन होती है। तो वेइंग मशीन हमारा क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। वेट को मापा या बोलो मास को मापा, मास क्या हो गया? हमारी फिजिकल क्वांटिटी होगी। अभी आपने रिसेंट क्लासेस पास की है, क्लास 10th, उसमें आपने एक चीज़ पढ़ा था, करंट। करंट को मापने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है? करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है? वेरी गुड, हमें पता है एमीटर का यूज़ करते हैं हम, है ना। तो एमीटर क्या है? हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया। क्या चीज़ मापी उससे हमने? इलेक्ट्रिक करंट मापा। क्या चीज़ मापी हमने उससे? इलेक्ट्रिक करंट मापा।
तो किसी भी चीज़ को ऐसे ही आपने एक और डिवाइस पढ़ा था वोल्ट मीटर, वोल्टेज मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर, या पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या चीज़ होती हैं बेटा, जिस भी चीज़ को आप एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर पाओ उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें एंगर है, ठीक है, या लव की बात करें, एंगर की बात करें, हेट की बात करें, एंगर की बात करें, तो क्या भैया इनको माप माप सकते हो? हैं? क्या आप इनको माप सकते हो किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी चीज़ से आप इसको माप सकते हो? नहीं माप सकते ना, तो ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जिस चीज़ को आप माप ही नहीं सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं हम, यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। चलो, अब मान लेते हैं किसी भी बच्चे ने दो चीज़ मेजर की, मान लेते हैं एक लेंथ मेजर की, ठीक है, स्केल से इसने ये लेंथ मेजर की, ये 5 मीटर है, ठीक है, इसकी वैल्यू आई, चलो ऐसे लिखते हैं, इसने स्केल लगाया यहाँ पे, और इसकी जो वैल्यू आई वो आई 5 मीटर। ऐसे ही इसने कोई वेट मेजर किया, किसी चीज़ का वेट मेजर किया, वेट अगेन मैं बोलता हूँ मास, उसकी वैल्यू आई 10 kg, 10 किलो। अब एक सेकंड पर्सन आया, ठीक है, उसने, इस फर्स्ट पर्सन ने, ए वाले ने क्या करा, इसको बताया कि ये कितना है, ये 5 है और ये क्या है 10 है, इसकी वैल्यू कितनी है 5 है और इसकी वैल्यू कितनी है 10 है। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपको कोई दो नंबर ऐसे लिख दूं, एक 5 है और एक 10 है, आप इस ऊपर वाली चीज़ को अगर आप भूल जाओ, 1 मिनट इसको अपने दिमाग से आप निकाल दो कि आपको ये चीज़ पता है कि किसने क्या मेजर की है, ठीक है, क्या कोई थर्ड पर्सन ये बता पाएगा ये 5 क्या है, ये 10 क्या है भाई, ये 5 लेंथ है या ये 10 मास है या वेट है, क्या उसको पता चल पाएगा? ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलता हूँ कि आज ना, आज ऐसा करते हैं, कुछ लिखते हैं 30, ठीक है, 30। अब ये 30 क्या चीज़ लिखी हुई है, आप मेरे को बताओ, क्या ये 30 लेंथ है, क्या ये 30 मास है, क्या ये 30 टाइम है, क्या ये 30 टेम्परेचर है, क्या चीज़ है ये 30? नहीं पता चल रहा ना हमें, है ना, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो अब इस चीज़ के लिए क्या किया जाए, तो भैया कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, अब देखो यहाँ जब हमने 5 लिखा या 10 लिखा, इस बी वाले पर्सन को कुछ नहीं पता चला। अगर मैं साथ में ये भी लगा दूँ कि ये 5 मीटर है, ठीक है, ये 10 kg है, तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ये रोड है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि यही कुछ ना कुछ यहाँ पे हम लेंथ की बात कर रहे हैं, कोई चीज़ होगी जिसकी लेंथ हो सकता है, जिसकी लंबाई हो सकता है क्या हो, 5 मीटर हो, और यहाँ पे कोई चीज़ हो ऐसी हो सकती है जिसका वेट कितना हो या मास कितना हो, 10 किलोग्राम की हो, क्या वो 10 किलो जितनी हो, 10 किलो भारी हो, ऐसे आप भारी बोल लो, सिंपल वेट और मास के बाद छोड़ते हैं, क्या कह सकते हैं हम, भारी है, ठीक है। तो भैया कैसे हमें पता चला, ये है ना, ये जो मीटर हमने लिखा, इससे इसने हमें बताया कि कहीं ना कहीं लेंथ की बात हो रही है, इस केजी ने हमें बताया कि कहीं ना कहीं हम भार की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, समझ आया? तो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम उनकी यूनिट से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके सामने कोई ये लिख देना कि ये 20 है, अब 20 क्या है हमें क्या पता, 20 गधे हैं, घोड़े हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, क्या है 20? नहीं पता ना, जब तक भैया इसके सामने कुछ लिखोगे नहीं कि ये 20 डॉग्स हैं,
ठीक है, या डॉग्स बना देते हैं इसको, डेज लिख रहा था, 20 डॉग्स हैं, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे पता चलेगा कि ये क्या है यार, टेम्परेचर है ना। तो जब तक मैं उसके आगे कुछ लिखूंगा ही नहीं, उसकी यूनिट ही नहीं लिखूंगा, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि क्या, किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। समझ आई? तो कभी भी अगर हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, हाउ टू डिफ्रेंशिएट, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। तो कैसे कर सकते हैं? अब आपके पास आंसर है कि हम कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग यूनिट्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, यूनिट्स का यूज करके हम किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे 10 मीटर क्या है, लेंथ है, 10 डिग्री सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर है। क्लियर? ठीक है ना। तो ये दो फिजिकल क्वांटिटीज़ अलग अलग हैं, तो इनकी यूनिट भी क्या है, अलग अलग है। तो यूनिट से हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब देखो, जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे हैं तो उसके पीछे हमें एक यूनिट लगानी पड़ेगी, है ना, तभी हम बता सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं लिख सकते कि 10 है, 10 तो क्या है भैया, हमें कुछ नहीं पता 10 है, ठीक है, 10 को देख के हम कुछ नहीं बता सकते, बस हम इतना बता सकते हैं कि ये एक मैथमेटिकल डिजिट है, 2 डिजिट नंबर है 10, बस, इसकी कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं है ये। क्लियर बेटा? तो अभी देखो फिर, जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे हैं, जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे हैं, हम उसमें दो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ ना कुछ तो माप के कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना। न्यूमेरिकल वैल्यू को n से लिखते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, 10 क्या है यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू है। उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, उसकी यूनिट, उसके साथ क्या लिखी हुई है, उसकी यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम एन यू से लिख सकते हैं, ठीक है। एन क्या होगा, एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर, मैथमेटिकल नंबर जो होगा, यू क्या होगा, यूनिट, यू क्या है, यूनिट है। अब ज़रूरी थोड़ी है बेटा आप मीटर में ही माप रहे हो, आपका जो स्केल है, आपने जो रूलर यूज़ किया है अभी तक, स्केल यूज़ किया है, उसमें तो सेंटीमीटर में वैल्यू होती हैं, आपने वो यूज़ करके मापा, तो क्या पता आप माप रहे हो 10 सेंटीमीटर हो, है ना। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 10 है, यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में ज़रूरी थोड़ी हम माप रहे हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापा जा सकता है टेम्परेचर। तो यूनिट कुछ भी हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन। देखो, मैं भी आपके साथ साथ ही नोट्स बना रहा हूँ, प्री प्रिंटेड मैं ज़्यादातर मटेरियल नहीं लेके आता, ठीक है, क्यों, फिर बच्चे को दिक्कत होती है कि मैं कैसे बनाऊँ। तो साथ साथ मेरा भी पेन चल रहा है और आपका भी पेन चला लो, जहाँ पे समझने है तो वहाँ पे पेन छोड़ देना और समझने पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, या बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं या नहीं करती, ठीक है, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी के बेस पे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो बेटा दो तरीके की होती हैं। एक होती हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, और एक होती हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ये फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? देखो, फंडामेंटल का मतलब आपको पता होगा कि जो अपने आप में कंप्लीट है,
जिसको डिस्क्राइब करने के लिए किसी और की हेल्प ही नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, जो अपने आप में संपूर्ण है, पूरा है। क्लियर? ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड on any other physical quantities on any other physical quantities for their description। जिनको डिस्क्राइब करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प ना लगे, वो अपने आप में ही पूरा है। ठीक है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं भैया? जो अपने आप, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प चाहिएगी। जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प चाहिए। ठीक है, दोज क्वांटिटीज़ which depends on fundamental quantities ठीक है, जो किस पे डिपेंड करती हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर आपने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी नहीं लिखा, हमने तो स्कूल में, देखो हम लेट हो गए हैं। ठीक है, 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होनी थी, बट टेक्निकल इशू के कारण मैंने पोस्ट भी डाला था कि क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पा रही। ओके, तो आपने स्कूल में पढ़ भी लिया होगा, जो 1 तारीख से स्कूल जा रहे हैं बच्चे, या कुछ आज भी गए होंगे, है ना, तो उन्होंने पढ़ा होगा कि एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती हैं बेटा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, फंडामेंटल के अलावा सप्लीमेंट्री भी होती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन मेनली अगर बात करें तो फंडामेंटल और ड्राइव्ड ही होती हैं। अब फंडामेंटल क्या होती हैं? ठीक है, कौन कौन सी होती हैं फंडामेंटल? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ बेटा आपकी 7 होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है ये आपको याद रखनी है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये क्या होता है? ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में जैसे आपने मोल फ्रैक्शन नहीं सुना होगा, आपके सिलेबस से काट दिया होगा 9th क्लास में। मोल एक चीज़ होती है, MOLE। ठीक है, या किसी ने एवोगैड्रो नंबर के बारे में सुना हो तो उसको कुछ आइडिया होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, और कितना हो गया? ये 6 हो गई। एक लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हमारी 7 क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। मास के बारे में, मास या वेट अभी आपको पता है, केजी में जो भी चीज़ आप माप रहे हो ना बेटा, वो मास है। लेंथ का आपको पता है, टाइम का पता है, टेम्परेचर का पता है, करंट का भी आपको पता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का आगे पता लगेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़नी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ होती क्या है। जैसे आपने चमक, ठीक है, कोई भी चीज़ आप फ्लैश करते हो। अब सिंपल सी बात है यार कि आप ना, देखो आपके रूम में अभी लाइट जल रही है ना, कोई ना कोई तो लाइट जल ही रही है आपके रूम में। आप लाइट से एक सर्टेन डिस्टेंस पे ही बैठे हो, आप लाइट के पास चले जाओ, आप लाइट के पास चले जाओ अपनी कॉपी लेके, तो कॉपी पे ज़्यादा रोशनी आएगी ना, कॉपी पे ज़्यादा चमक पड़ेगी। तो वो जो चीज़ है वो क्या है? आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ठीक है, वो जो चीज़ है वो क्या है? आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ल्यूमिनस के आपने देखा होगा इन्वर्टर भी आते हैं, तो ये वर्ड वहीं से है कि ज़्यादा रोशनी आपको दे। ओके बेटा, तो ये होती हैं हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। अब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? डेराइव्ड बेटा क्या होती हैं? जो इस पे डिपेंड करती है फंडामेंटल, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको फंडामेंटल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अभी मैथ में आपने एक चीज़ निकाली होगी एरिया, एक चीज़ निकाली होगी वॉल्यूम,
है ना। एरिया अगर बेसिक अगर हम रेक्टेंगल की भी बात करें तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ, एल इंटू बी। अब एरिया क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब ये वाली हो गई हमारी लेंथ और ये वाली हो गई हमारी ब्रेथ। अब मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि बेटा ब्रेथ भी तो है, तो ये भी तो लेंथ ही है ना। ये हमारी सिर्फ इस साइड वाली लेंथ है यार, ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, इसको हमने ब्रेथ बोल दिया डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ब्रेथ भी तो है तो लेंथ, और लेंथ क्या है आपकी, फंडामेंटल। लेंथ क्या है आपकी, फंडामेंटल है। तो मीन्स एरिया जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो, एरिया को डिस्क्राइब करने के लिए आपने दो फंडामेंटल, मतलब एक फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ किया दो बार, लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है। ऐसे ही वॉल्यूम के केस में लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एल बी एच। क्यूबॉइड का अगर हम बात करें 3D में आ जाएगी ना वॉल्यूम, तो ये भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ ही होती है, हाइट भी तो लेंथ ही है। आपने लेंथ, लेंथ क्या है अगेन फंडामेंटल है, तो 3 बार एक फंडामेंटल क्वांटिटी का आपने यूज़ किया। क्लियर। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ डेंसिटी का, डेंसिटी क्या होती है, जिस बच्चे को फॉर्मूला याद आ रहा है बहुत अच्छी बात है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास क्या है, फंडामेंटल है। अच्छा वॉल्यूम में क्या आ रही है, लेंथ ही तो आ रही है। वॉल्यूम में आप क्या यूज़ कर रहे हो, 3 बार आपने लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ ही तो किया है, और लेंथ क्या है, फंडामेंटल है अल्टीमेटली। तो डेंसिटी क्या होगी, हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी हो, ठीक है। जैसे आपने एक फॉर्मूला मैथ्स में यूज़ किया होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा डिस्टेंस भी तो लेंथ होती है। अब बोलोगे सर डिस्टेंस कैसे लेंथ है, ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं 5 किलोमीटर है, ठीक है। ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है, 5 किलोमीटर है। मैं इसको ये नहीं कह सकता क्या ए से बी तक की लेंथ क्या है, 5 किलोमीटर है, कह सकता हूँ ना, ए से बी तक की लेंथ क्या है, 5 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस भी क्या है आपकी, लेंथ है। लेंथ क्या है, फंडामेंटल है। टाइम क्या है, फंडामेंटल है। तो अगेन स्पीड दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी हुई है, तो स्पीड क्या हो गई, डेराइव्ड क्वांटिटीज होगी। स्पीड क्या हो गई आपकी, डेराइव्ड क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कौन सी फंडामेंटल है और कौन सी डेराइव्ड है। अब फंडामेंटल में तो आपको याद ही रखनी है कि ये 7 हमारी क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बड़ा छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है भैया कि 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, समझ आया। तो ऐसे ही अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी भैया यूनिट्स। अच्छा जो दूसरा है, ठीक है, दूसरी क्लासिफिकेशन होती है डायरेक्शनल बेसिस पे होती है, मैं पहले वो बता देता हूँ आपको। सेकंड क्लासिफिकेशन जो होती है बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की बात करें फिर से 2 टाइप की आएंगी। अब इसमें कुछ महान लोग फिर से 3 टाइप की बताएंगे, लेकिन तीसरे टाइप का अभी कोई काम नहीं है। एक स्केलर, ठीक है, और एक क्या होता है, वेक्टर। आई होप आपने ये सुनी भी होंगी, ठीक है। अब वो महान तीसरी कौन सी कहेंगे, टेंसर कहेंगे, फैंसी वर्ड्स। अच्छा एक और चीज़ भी मैं बता देता हूँ। अब जैसे आप 11th में आ गए हो, फिजिक्स कोई पढ़ता है, कोई मैथ्स पढ़ता है, कई बच्चे ना फैंसी वर्ड्स की तरफ चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक और क्वांटिटी होती है भैया टेंसर, ठीक है। टेंसर नाम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, किसी ने सुना होगा किसी ने नहीं। जो आके अगर क्लास में बोल दे कोई बच्चा सर एक टेंसर भी तो होती है, तो फिर उसका ना थोड़ा होता है ना कि यार इसको इतना आता है, तो वो बनाने वाली बात है। अदरवाइज़ इसका अभी कोई काम नहीं है, आगे जब काम आएगा तब हम इसकी बात करेंगे,
ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ आपको पता होगा कि इनके पास मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड मतलब कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगी, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो। वो जो हमने बात की थी ना कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एन यू से लिख सकते हैं, तो एन यू बेसिकली क्या है उसका, ये मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे बता देता हूँ, लिख देते हैं यहाँ पे आपके नोट्स में रहे, ताकि ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ही है। ठीक है, तो जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, समझ रहे हो, ब्रैकेट में इसके एन यू लिख देते हैं, लेकिन इनके पास डायरेक्शन नहीं होती, इनके पास डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, अब जैसे 5 अभी क्या टाइम हुआ है, ठीक है, आपकी घड़ी में टाइम देख के बताओ। अब क्या करो, अपने घर की किसी और डायरेक्शन में जाके टाइम देख के बताओ, क्या टाइम चेंज हो गया? नहीं ना, नहीं हुआ ना। आपका कुछ ना कुछ अभी वेट है, आप 50 किलो के हो, 60 किलो के हो, अपने रूम में बैठे हुए हो, मम्मी के रूम में चले जाओ, चेंज हो जाएगा। छत पे चले जाओ, चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना। किसी और डायरेक्शन से मेजर करना स्टार्ट कर दो, चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट कैच क्या है, इनका एडिशन, दे फॉलो बेसिक मैथमेटिकल एडिशन, बेसिक मैथमेटिकल एडिशन। अब ये कौन सा एडिशन होता है? जो आपने अब तक पढ़ा है, ठीक है, 10वीं क्लास तक जितना भी आपने मैथ पढ़ा है, जैसे भी आपने क्वांटिटीज़ को ऐड किया है, वो आपका सिंपल मैथमेटिकल एडिशन था। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होंगी? वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। डायरेक्शन होगी, जी बिल्कुल होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टार मार्क करके, क्या चीज़, कि भैया वेक्टर क्वांटिटीज़ को वेक्टर लॉज से ऐड किया जाता है। दे फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ठीक है, मतलब इनको जोड़ने का तरीका अलग होता है, इनको ऐड करना अभी आपको आता ही नहीं है। ठीक है, मज़ेदार बात क्या है, इनको 10वीं तक आप पढ़ के आ चुके हो इतना, ठीक है, 15 साल से आप पढ़ रहे हो, लेकिन क्या है, इनको आपको ऐड करना ही नहीं आया। सिंपल सी बात, इस बार आप सीखोगे। यूनिट एंड डायमेंशन के बाद हम फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ्स, जिसमें हम आपके वेक्टर कराएंगे। ठीक है, वेक्टर कराएंगे, डिफरेंशिएशन कराएंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे, ग्राफ पढ़ना सिखाएंगे, ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे आप सीखोगे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे ऐड किया जाता है। इनका जो एडिशन होता है वो एंगल डिपेंडेंट होता है, एंगल पे डिपेंड करता है। तो अगर कभी सॉरी अभी किसी के मन में आ रहा है कि और डिटेल में जाओ, तो बेटा पूरी की पूरी फिजिक्स आपकी वेक्टर पे ही चलने वाली है आगे। ठीक है, तो बड़े डिटेल में करेंगे वेक्टर। जब वेक्टर आएगा तब आपकी धज्जियाँ उड़ेंगी कि कहोगे वेक्टर आया ही क्यों। समझ रहे हो? तो वेक्टर पे भी हम आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आएंगे। नेक्स्ट चीज़, अब हमने बात की थी कि हमने दो तरह की क्वांटिटीज़ पढ़ ली। देखो, फंडामेंटल पढ़ ली, डिराइव्ड पढ़ ली, दूसरी तरफ से स्केलर पढ़ ली और वेक्टर पढ़ ली। वेक्टर की बात हम आगे करेंगे, उसको अभी तक यहीं पे छोड़ दो। तो चाहे कोई क्वांटिटी फंडामेंटल हो, चाहे कोई क्वांटिटी डिराइव्ड हो, तो उसके लिए आपको यूनिट्स तो चाहिए, है ना। अभी हमने देखा यूनिट्स के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो यूनिट्स भी ऐसे ही क्लासीफाई की जाती हैं। ठीक है, यूनिट्स की क्लासिफिकेशन भी वैसे ही होगी भैया। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो यूनिट है उन्हें फंडामेंटल यूनिट कहा जाएगा। ठीक है, बाकी जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, फंडामेंटल, जैसे फंडामेंटल क्या थी हमारी, मास। अब मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। अ, मैं बोल देता हूँ, सिंबल में लिखूँगा किलोग्राम। लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर।
टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। ठीक है, के से लिखते हैं केल्विन। और यहाँ पे जितनी यूनिट्स की बात हो रही है वो एसआई की बात हो रही है। अभी हम आगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखेंगे, उसमें पता चल जाएगा आपको। टेम्परेचर हो गया। करंट, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, सबको पता है। कितनी हो गई है? 5। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है बेटा मोल। और लास्ट हमारी थी, हम साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी होती है बेटा कैंडेला। सी डी लिखते हैं कैंडेला को, ठीक है, CANDELA, कैंडेला। क्लियर है बेटा? तो ये 7 क्या हैं? आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करके ही हमारी क्या बनी होंगी? ड्राइव्ड यूनिट्स। जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या बन गई आपकी? मीटर पर सेकंड। स्पीड की यूनिट क्या बन गई आपकी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या होती हैं? हमारी यूनिट्स होती हैं। अब जो भी यूनिट होती है बेटा, ठीक है, अभी आपने कहा लेंथ की यूनिट होती है 1 मीटर। लेंथ की यूनिट क्या होती है? 1 मीटर। अब क्या ये मीटर, 1 मीटर होता कितना है? इतना होता है। इतना लें, कितना लें? 1 मीटर क्या होता है? ठीक है, किसने डिफाइन किया है 1 मीटर कितना है? समझ रहे हो? अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझो। जब भी हम यूनिट की बात करते हैं तो ये स्टैंडर्ड्स होती हैं। यूनिट हमेशा ही क्या होती है बेटा? एक स्टैंडर्ड होती है जिससे हम कंपेयर किया जाता है। यूनिट्स क्या होती हैं? स्टैंडर्ड्स होती हैं बेटा। ये इनको आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हो। अभी कोई बोल दे सर मैं तो चेंज कर सकता हूँ, 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। बेटा ये चेंज नहीं हुई है, ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपने कन्वर्ट की है। स्टैंडर्ड कहने का क्या मतलब है? इसको ना थोड़ा सा सर्च करना कि यूनिट्स हमने स्टैंडर्ड कैसे चूज़ की हैं। 1 मीटर की बड़ी अजीबोगरीब सी डेफिनेशन आएगी, किलोग्राम की बड़ी अजीबोगरीब सी डेफिनेशन आएगी। ठीक है, वर्ल्ड म्यूजियम में 1 मीटर जो स्टैंडर्ड लेंथ ली हुई है ना, वो आज भी क्या है, उसको म्यूजियम में रखा हुआ है। वहीं से सारी की सारी चीज़ें मेजर की जाती हैं। जब हम बोलते हैं ना किसी की लेंथ कितनी है, किसी रोड की लेंथ कितनी है, 5 मीटर, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर का 5 गुना। भैया 1 मीटर कर करके ना मैं 5 बार अगर इन्हें इकट्ठा रख दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा? 5 मीटर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1 किलोग्राम, जैसे सनी देओल का हाथ का कहते हैं ना, किसी का 2.5 किलो का है, 2 किलो का है, 5 किलो का है, 3 किलो का है। अब 1 किलो कितना होता है ये कैसे स्पेसिफाई किया? सनी देओल ने तो किया नहीं, है ना? तो वो भी हमने वेट मेजर करके वर्ल्ड म्यूजियम में रखा हुआ है। ऐसे ही अपना भी नेशनल म्यूजियम है जहाँ पे सारी की सारी यूनिट्स उस वर्ल्ड म्यूजियम से कॉपी करके रखी हुई हैं, ताकि हमें कोई और स्टैंडर्ड बनाना हो तो वो हम वहाँ से बना लें। समझ आया? तो ये यूनिट्स ऐसा नहीं होगा कि आप और मैं डिफाइन कर लेंगे। स्केल आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक जितने भी यूज़ करे सारे के सारे सेम थे। अगर जो 10 सेंटीमीटर वाला, 15 सेंटीमीटर वाला, 30 सेंटीमीटर वाला जो आपने स्केल यूज़ किया, सभी की लेंथ क्या थी? सेम थी। कोई ऐसा थोड़ी कर देगा कि भैया मैं तो ना स्केल जो आपने यूज़ किया उसमें ऐसे थे, मैं तो दूसरा बनाता हूँ, ज़्यादा बड़ा बनाता हूँ, मेरा तो फ़ायदा होगा, मैं तो इस स्केल पे मापूंगा। समझ आ रही है बात?
तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से चूज़ कर लोगे कि मेरे लिए तो 1 मीटर इतना है, तेरे लिए इतना है। ऐसा नहीं होता है। तो यूनिट्स जो होती हैं ये क्या होती हैं बेटा, ये स्टैंडर्ड होती हैं। 1 मीटर जो डिफाइंड है ना, वो डिफाइंड है, ठीक है, म्यूजियम में देख सकते हो। तो अब चाहे कोई भी यूनिट हो, फंडामेंटल हो, डराइव्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं यूनिट्स की। अब ये 1 नंबर में, 2 नंबर में आपसे पूछ लें, स्कूल वाले पूछ सकते हैं, जो आपके यूटीज़ होंगे मई में, उसमें आ सकता है, अदरवाइज़ इसका कोई काम नहीं है थ्योरेटिकली। और ना ही सीबीएसई तो छोड़ ही दो, जेई मेंस तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पूछा जाएगा कि ये क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड जो अभी मैंने तुम्हें बताया कि है कितना भाई, है ना, बोल क्या रहे हो, कितने की बात कर रहे हो, 1 मीटर एग्जैक्टली होता क्या है, ये चीज़। दूसरी, इनवेरिएबिलिटी। इनवेरिएबिलिटी मीन्स कि वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का क्या मतलब होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ये फिक्स ही ना हो, ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एक देश से दूसरे देश में ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। आपको पता है इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, दूसरे देशों के साथ लेन देन बहुत ज़्यादा होता है ना। वहाँ पे कोई और सिस्टम चल रहा होगा, कहीं आपने सुना होगा फुट में मेजर किया जाता है लेंथ, केक आप लेने जाते हो पाउंड में मेजर करते हैं, है ना। तो इन चीज़ों में, व्यापार में जब लेना देना होगा, तब ये भी क्या रहने चाहिए, जो हमने ये यूनिट्स डिफाइंड किए हैं ये इतने वेल डिफाइंड होनी चाहिए, और ये सारी जगह कांस्टेंट भी रहनी चाहिए, ताकि किसी को ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान ना हो, सबके साथ इंसाफ हो, है ना। किसी का लेन देन जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ये ना हो कि उसका 2 किलो अलग है, हमारा 2 किलो अलग है। समझ में आई बात। तीसरी बात, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे हमने बताया कि हमारे पास भी अपनी लाइब्रेरी में, म्यूज़ियम में पड़ी हुई है, ठीक है। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इजीली रिप्रोड्यूस भी किया जा सके, कॉपी भी की जा सके। भैया अब वो तो नहीं है हर बार म्यूज़ियम से उठा के मापने आओगे तुम, है ना, कि मेरे को तो 5 मीटर चाहिए, चलो म्यूज़ियम चलते हैं, वहाँ से 1 मीटर लेके आते हैं, फिर 5 बार माप लेंगे, फिर रखाएंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। ईजिली हम उसको रेप्लिकेट कर लें और यूज़ कर लें। नेक्स्ट, कन्वीनियंस इन यूज़। कन्वीनियंस का मतलब कि भैया आम आदमी भी उसको यूज़ करना आता हो वो चीज़। अब स्केल है, स्केल अभी देखो, आपको अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी है, 2 महीने का, 6 महीने का, 10 महीने का, या 1 साल का, उसको आप अगर दे दोगे, मीटर स्केल भी दे दोगे, उसको यूज़ नहीं करना आएगा, ठीक है ना, उसको यूज़ नहीं करना आएगा, सीखना पड़ेगा ना उसको भी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वो आपने वो 10 साल के आदमी को दे दिया, 10 साल के बच्चे को दे दिया, या 50 साल के आदमी को दे दिया स्केल, उसको ही ना यूज़ करना आता हो। या आगे आगे कोई चीज़, आपके सिलेबस में 2 ऐसे स्केल हैं, ठीक है, एक वर्नियर कैलिपर, सॉरी कैलिपर, और एक आता है स्क्रू गेज। ये इस्तेमाल करना भी सीखना पड़ेगा कि यूनिट जो मैं चूज़ की है वो कन्वर्ट भी करनी आनी चाहिए मुझे, ठीक है, मेजर भी करनी आनी चाहिए, तो भैया यूज़ करने में भी आसानी हो, ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है। 1 मीटर एग्जैक्टली होता कितना है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, किलोमीटर होते हैं, माइक्रोमीटर कितने होते हैं, फीट कितने होते हैं, नैनोमीटर कितने होते हैं, ये सब हम इजीली क्या कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें, इजीली हमारे लिए अवेलेबल हो, कन्वीनियंट हो यूज़ करने में। तो ये क्या होती हैं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं यूनिट्स की। आई बात समझ में। तो आज के लिए मैं सेशन को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में देखा, उनकी क्लासिफिकेशन देखी, यूनिट्स देखा। कल हम इनको कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आज हमने क्या पढ़ा, हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, हमने उनकी क्लासिफिकेशन देखी, और हमने क्या पढ़ा, यूनिट्स के बारे में पढ़ा, यूनिट्स की कैरेक्टरिस्टिक देखी,
तो अगली क्लास में जब आप आओ तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और तब तक के लिए आपको करना क्या है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तीनों चीज़ें कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर होने वाला है। तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।